जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां सब कुछ आपके खिलाफ हो, आपकी सेना बहुत छोटी हो, जमीन बिल्कुल नई हो और दुश्मन अपनी ही धरती पर लड़ने के लिए तैयार बैठा हो। तो ये कहानी है बाबर की, जो महान विजेताओं का वंशज था और जिसने भारत में कुछ ऐसी ही नामुमकिन सी लगने वाली चुनौतियों का सामना किया। चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। ये वो सवाल है जो आज भी हिस्टोरियंस को हैरान कर देता है। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर ये हुआ कैसे? अब जरा इन नंबर्स को देखिए। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास थी 40,000 की एक भारी भरकम फौज और बाबर के पास सिर्फ 8,000। मतलब बाबर के हर एक सिपाही के मुकाबले दुश्मन के 5 सिपाही थे। ये तो एक तरह का सुसाइड मिशन ही लग रहा था। तो बाबर आया कहां से था? वो आया था सेंट्रल एशिया के खुले मैदानों से, जहां जंग लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता था। भारत उसके लिए एक पूरी तरह से नई चुनौती था, एक ऐसा मैदान जिसके नियम और तरीके भी एकदम नए थे। देखिए, भारत के घने जंगल और मजबूत किलेबंद शहर बाबर की पुरानी रणनीति के लिए ठीक नहीं थे। उसे यहां राजपूतों और अफगान सरदारों जैसे ताकतवर विरोधियों का सामना करना था। और सबसे बड़ी चुनौती वो थी भारतीय सेनाओं की पारंपरिक रणनीति, हजारों घुड़सवारों का एक साथ हमला और वो विशालकाय युद्ध हाथी जो दुश्मन की लाइनों को रौंदने के लिए काफी थे। तो इन मुश्किलों का सामना बाबर ने किया कैसे? उसने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जो उस वक्त भारतीय मैदानों के लिए बिल्कुल क्रांतिकारी थी। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है बारूद की। बाबर की पहली और सबसे बड़ी चाल थी अराबा रणनीति। ये सुनने में जितनी सिंपल लगती है, थी उतनी ही असरदार। मतलब गाड़ियों को एक साथ बांधकर एक दीवार बना दो और उनके बीच तोपें लगा दो। ये एक तरह का मोबाइल फोर्ट यानी चलता फिरता किला था। पानीपत में बाबर ने लगभग 700 बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया। उन्हें जानवरों की खाल से बनी रस्सियों से बांधा गया, लंबी लाइनों में खड़ा किया गया और बीच बीच में तोप चलाने वालों के लिए जगह छोड़ी गई। नतीजा, लोधी की इतनी बड़ी सेना इन तंग गलियारों में फंसकर रह गई और उनकी संख्या का जो फायदा था वो लगभग खत्म हो गया। इस एक रणनीति ने भारतीय सेना के 2 सबसे बड़े हथियारों को बेकार कर दिया। तोपों की तेज आवाज और धमाकों से युद्ध हाथी इतना डर गए कि वो अपनी ही सेना को कुचलते हुए भाग खड़े हुए। उस समय की भारतीय सेनाएं इस नई टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थीं। लेकिन बाबर के तरकश में सिर्फ एक ही तीर नहीं था। उसने अपनी सेंट्रल एशियन मिलिट्री विरासत से एक और घातक रणनीति का इस्तेमाल किया। इसे कहते थे तुलुगमा। ये मंगोलों और तैमूर की एक क्लासिक चाल थी। इसमें बाबर अपनी सेना को कई हिस्सों में बांट देता था। जब उसकी सेना का मेन हिस्सा सामने से दुश्मन को उलझाए रखता, तो घुड़सवारों की 2 तेज तरार टुकड़ियां दुश्मन को घेर कर पीछे से हमला कर देती थीं। अब उस सीन की कल्पना कीजिए। लोधी के सैनिक सामने से बाबर की तोपों और गाड़ियों की दीवार से लड़ रहे थे और तभी उन्हें पता चलता है कि पीछे से घुड़सवारों ने उन्हें घेर लिया है। भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। ये एक परफेक्ट ट्रैप था। जीत का अंजाम काफी क्रूर था। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बाबर खुद अपनी जीतों के बाद के दृश्यों के बारे में बताता है। ये जो कहावत है, ये उस दौर की कठोर सच्चाई को दिखाती है। बाबर एक बेमिसाल जनरल था, इसमें कोई शक नहीं। पर इतिहास ऐसे विजेताओं से भरा पड़ा है जो साम्राज्य बनाने में नाकाम रहे। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ जंग जीतना ही एक स्थायी राजवंश की नींव रखने के लिए काफी था? और यहीं पर बाबर के कैरेक्टर का दूसरा पहलू सामने आता है। वो सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि एक चतुर राजनेता भी था। उसने ये महसूस कर लिया था कि भारत पर हुकूमत करने के लिए तलवार से ज्यादा कुछ और भी चाहिए होगा। जंग के मैदान से दूर बाबर ने गठबंधन बनाने शुरू किए। उसने हारे हुए शासकों के प्रति नरमी दिखाई, उन्हें अपनी जमीन और टाइटल रखने दिए। उसने स्थानीय राजपूत और अफगान ताकतवर लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करके दुश्मनों को दोस्त बनाया। ये सिर्फ जीतना नहीं था, ये सबको साथ लेकर चलने की कला थी। बाबरनामा की ये लाइन उसकी सोच को बिल्कुल साफ दिखाती है। वो समझता था कि एक नई जमीन पर राज करने के लिए वहां की संस्कृति, लोगों और रीति रिवाजों को समझना बेहद जरूरी है। यही उसकी दूर की सोच थी। तो इन सब का नतीजा क्या हुआ? बाबर की मिलिट्री जीनियस और पॉलिटिकल समझदारी का जो कॉम्बिनेशन था, वो सिर्फ लड़ाइयां जीतने तक ही सीमित नहीं रहा। इसने एक ऐसी विरासत की नींव रखी जो सदियों तक कायम रही। तो बाबर की सफलता किसी एक चीज का नतीजा नहीं थी, ये था
युद्ध के मैदान पर नई तकनीक का इस्तेमाल, पुरानी रणनीतियों का बेहतरीन इस्तेमाल और लोगों को साथ लाने की डिप्लोमैटिक स्किल का एक पावरफुल मिक्सचर। उसका असर बहुत गहरा था। उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जिसने अगले 3 सदियों तक भारत के इतिहास को दिशा दी। उसने यहाँ युद्ध के तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया और एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल विरासत छोड़ी जिसमें सेंट्रल एशियन और इंडियन दोनों परंपराओं का संगम था। और ये कहानी हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। बाबर की कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि एक विजेता जो सिर्फ जमीन जीतता है और एक साम्राज्य निर्माता जो एक स्थायी विरासत बनाता है, इन दोनों के बीच असली फर्क क्या है। शायद इसका जवाब रणनीति और कूटनीति के उसी मिक्सचर में छिपा है जिसने बाबर को कामयाब बनाया।